अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में प्रसिद्ध है। एक महान बादशाह और उसका बुद्धिमान मंत्री, इनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि गूढ़ जीवन शिक्षा भी देती हैं। यह कहानी बीरबल की दूरदृष्टि और समस्या समाधान की अनूठी क्षमता पर आधारित है, जिसमें वह एक जटिल परिस्थिति को ऐसे सुलझाता है कि सब चकित रह जाते हैं। कहानी का आरंभ। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई समस्या या मामला आता रहता था। कभी किसी राज्य से शांति समझौता होता, कभी किसी व्यापारी का झगड़ा सुलझाया जाता, तो कभी कोई साधारण सा दिखने वाला मामला दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने आता। एक दिन सूरज चढ़ने से पहले ही एक वृद्ध महिला महल के बाहर खड़ी थी। वह थकी हारी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। जब दरबार लगा तो सिपाहियों ने उसे भीतर लाकर पेश किया। क्या नाम है तुम्हारा? बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, मेरा नाम रमजी है। मैं पास के गांव चंद्रपुर की रहने वाली हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। क्या समस्या है? अकबर ने सहजता से पूछा। रमजी ने अपनी कहानी शुरू की। हुजूर, मेरे पास एक पुरखों की जमीन थी जिसमें एक आम का बाग था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अकेले ही उसकी देखभाल की। कई सालों से फल बेचकर मैं अपना जीवन चला रही थी। फिर अकबर ने ध्यान से पूछा। पिछले महीने एक धनी व्यापारी ने आकर उस जमीन को देखने की इच्छा जताई। उसने कहा कि वह आम खरीदना चाहता है। जब मैंने उसे बाग में जाने दिया तो अगले ही दिन उसने दावा कर दिया कि यह बाग उसका है और उसके पास दस्तावेज हैं। अब गांव के चौधरी और कई लोग उसी की बात मान रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, यह तो बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन है कि वह दस्तावेज झूठे हैं? हुजूर, मेरे पुरखों ने यह जमीन अपने हाथों से जोती थी। उस जमाने में तो कोई दस्तावेज भी नहीं बनते थे। मैं जानती हूं कि यह षड्यंत्र है, रमजी बोली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराकर कहा, बीरबल, इस मामले में तुम क्या कहते हो? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, यह मामला सतह से ज्यादा गहराई रखता है। यदि इजाजत हो तो मैं स्वयं जाकर जांच करना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है बीरबल, तुम इस मामले की तह तक जाकर सच सामने लाओ। गांव की यात्रा। बीरबल अगले दिन सुबह सवेरे अपने 2 सेवकों और एक सैनिक के साथ चंद्रपुर गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने रमजी से और जानकारी ली, बाग की स्थिति, गांव वालों का रुख और व्यापारी की आदतें। गांव पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले चौधरी को बुलाया। फिर उन्होंने व्यापारी और रमजी को एक साथ पंचायत के सामने बुलवाया। मैं बादशाह अकबर के आदेश से यहाँ आया हूँ, बीरबल ने ऐलान किया, और आज मैं तय करूंगा कि यह बाग किसका है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास कानूनी दस्तावेज हैं, मुहर लगी हुई। आप देख सकते हैं। बीरबल ने कागज देखा। उस पर वाकई सुल्तानत की मोहर लगी थी और दस्तखत भी थे। और रमजी, तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर, लेकिन यह बाग मेरी आंखों के सामने पलाबढ़ा है। मैं तो हर पेड़ को नाम से जानती हूं। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तो ठीक है, मैं एक परीक्षा लूंगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने तीनों चौधरी, व्यापारी और रमजी को बाग में चलने को कहा। वहां जाकर उन्होंने सभी आम के पेड़ों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अचानक व्यापारी से पूछा, बताओ, इस बाग में कितने पेड़ हैं? व्यापारी थोड़ा हड़बड़ाया, फिर बोला, लगभग 50 होंगे। लगभग? बीरबल मुस्कराए। फिर रमजी से पूछा, तुम बताओ,
कितने पेड़ हैं? रमजी बोली, 51 हैं। 2 साल पहले एक पेड़ आंधी में गिर गया था, नहीं तो 52 होते। बीरबल ने 2 सेवकों को तुरंत गिनती करने को कहा। गिनती हुई, 51 ही निकले। फिर बीरबल ने रमजी से पूछा, कौन सा पेड़ सबसे पुराना है? रमजी बिना हिचकिचाए एक किनारे खड़े पेड़ की ओर इशारा कर बोली, वो जो टेढ़ा है। वो मेरे दादा के समय लगाया गया था। तब मैं बहुत छोटी थी। उस पेड़ में फल देर से आते हैं। बीरबल अब व्यापारी की ओर मुड़े, और आप बताइए, कौन सा पेड़ सबसे मीठे फल देता है? व्यापारी झेंप गया। वह बेतुके ढंग से एक हरे पेड़ की ओर इशारा कर बोला, शायद यह। बीरबल ने गांव वालों से सवाल करना शुरू किया, इस बाग की देखभाल कौन करता रहा है? पिछले साल आम की फसल कैसी थी? गांव वाले बोले, हमने हमेशा रमजी को ही इन पेड़ों की देखभाल करते देखा है। उसने अकेले ही पेड़ों को पानी दिया, खाद डाली और आम बेचे। व्यापारी तो पहली बार पिछले महीने ही आया है। बीरबल ने अब अपनी चाल अंतिम रूप से चलने की ठानी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी को 2 दिन बाद गांव के चबूतरे पर बुलाया। उन्होंने वहां एक लंबी रेखा खिंचवाई और कहा, इस रेखा को बिना मिटाए छोटा करना है। जो ऐसा कर देगा वही सच्चा मालिक माना जाएगा। व्यापारी चकरा गया। उसने कई बार रेखा को देखने के बाद कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। तब रमजी आगे बढ़ी। उसने उसी रेखा के पास दूसरी, उससे लंबी रेखा खींच दी। बीरबल ने सबकी ओर देखकर कहा, देखिए, रेखा बिना मिटाए छोटी हो गई। ऐसे ही सच्चाई को साबित करने के लिए कभी कभी बुद्धि और धैर्य की जरूरत होती है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। ठीक वैसे ही बीरबल बोले, इस बाग की मालकिन रमजी ही है। व्यापारी ने दस्तावेज बनवाकर झूठा दावा किया, लेकिन उसके पास न जानकारी थी न अनुभव। सच्चाई की पहचान हमेशा गहराई से होती है। दोषी को दंड और न्याय की बहाली। बीरबल ने व्यापारी के कागजों को जाली घोषित कर दिया और कहा कि इन पर जिस अधिकारी की मुहर है उसकी भी जांच होगी। रमजी को उसका बाग लौटा दिया गया और गांव में घोषणा कर दी गई कि अब से कोई भी जमीन विवाद केवल दरबार में सुलझेगा। बीरबल ने कहा, जिस धरती को कोई सालों तक सींचे, उसका रिश्ता सिर्फ कागजों से नहीं होता। दरबार में वापसी। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने प्रसन्नता से पूछा, तो बीरबल, क्या सच सामने आया? बीरबल ने सब विस्तार से बताया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि केवल कानून से नहीं, विवेक से भी न्याय किया जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चाई खुद बोलती है, बस सुनने वाले कान चाहिए। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच की गहराई के सामने वह टिक नहीं सकता। बीरबल की दूरदृष्टि, उसकी समझ और बुद्धिमत्ता ही थी जिसने एक वृद्ध महिला को न्याय दिलाया और एक पूरे गांव को सही राह दिखाई। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बुद्धिमानी, न्याय और हास्य का प्रतीक मानी जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें न केवल इतिहास में अमर कर दिया, बल्कि उनके किस्से आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। यह कहानी भी बीरबल की एक ऐसी ही चालाकी पर आधारित है, जिसने एक पूरे राज्य को गलतफहमी से बचा लिया और सच्चाई को उजागर कर दिया। पहला भाग, दरबार में अजनबी की दस्तक। एक दिन जब मुगल दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी, तभी एक अजनबी व्यक्ति बड़ी व्यग्रता और उत्तेजना के साथ महल के मुख्य दरवाजे पर आया। सिपाहियों ने उसे रोका, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बादशाह सलामत से तुरंत मिलना है।
मेरे पास एक बहुत ही गंभीर मामला है। सिपाहियों ने उसकी बात को अनसुना करना चाहा, लेकिन उसने कहा, अगर आज मेरी बात ना सुनी गई तो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा संकट में पड़ जाएगी। इन शब्दों ने दरबार के मंत्रीगणों को सतर्क कर दिया और उसे दरबार में पेश किया गया। अजनबी ने सलाम ठोकते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा नाम रईसुद्दीन है और मैं दूर के राज्य बहरामपुर से आया हूं। मेरे राज्य का एक अत्यंत कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा हमारे राज्य की पहचान था, नवरत्न मणि। हमने सुना है कि वह अब आपके राज्य के किसी धनाढ्य व्यापारी के पास है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? रईसुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास गवाह हैं। उस हीरे पर विशिष्ट आकृति खुदी थी जो पहचान में आती है। हमें भरोसा है कि वह हीरा दिल्ली के किसी अमीर के पास है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसकी जांच हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, यह मामला जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं। हमें न केवल हीरे का पता लगाना होगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि रईसुद्दीन की मंशा सच्ची है या कोई चाल है। दूसरा भाग, बीरबल की योजना। बीरबल ने अगली सुबह राज्य के सभी नामचीन व्यापारियों को दरबार में बुलवाया। लगभग 10 व्यापारी आए, जिनमें से कई अत्यंत अमीर और प्रभावशाली थे। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, दरबार में यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि बहरामपुर की नवरत्न मणि हमारे राज्य में मौजूद है। यदि किसी के पास वह हीरा है और वह उसे स्वेच्छा से सौंप देता है तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, वरना पकड़े जाने पर कठोर सजा दी जाएगी। सभी व्यापारी चुप रहे। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। जो भी दोषी होगा वह इस अवधि में खुद स्वीकार कर सकता है। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अब बीरबल ने अपना अगला कदम उठाया। तीसरा भाग, रहस्यमय परीक्षण। बीरबल ने सभी व्यापारियों को फिर से दरबार में बुलवाया। इस बार हर किसी के चेहरे पर हल्का डर और तनाव था। बीरबल ने सबको एक एक छोटी थैली दी। हर थैली में एक एक छोटी लकड़ी की छड़ी थी, लगभग 10 इंच लंबी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह जादुई छड़ी है। इसे हमारे शाही तांत्रिक ने विशेष रूप से तैयार किया है। अगर किसी के पास हीरा है और वह उसे छिपा रहा है तो इस छड़ी की लंबाई रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह फिर से सभी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में आएंगे। जो दोषी होगा उसकी पहचान हो जाएगी। व्यापारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हंस दिए, कुछ ने व्यंग्य किया, परंतु बीरबल का चेहरा अत्यंत गंभीर था। किसी को भी शक नहीं हुआ कि यह मात्र एक चाल हो सकती है। सभी छड़ियां लेकर चले गए। चौथा भाग, सत्य का उजागर होना। अगले दिन दरबार में सभी व्यापारी फिर से उपस्थित हुए। बीरबल ने एक एक कर सबकी छड़ियां मंगवाई। एक सिपाही छड़ी लेकर बीरबल को देता और बीरबल उसकी लंबाई नापते। अचानक एक व्यापारी की छड़ी बाकी सबसे लगभग 1 इंच छोटी निकली। बीरबल मुस्कराए, मियां हमीदुल्लाह, आपकी छड़ी तो घट गई है जबकि बढ़नी थी। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? हमीदुल्लाह हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, वो मैं डर गया था कि कहीं सच में छड़ी लंबी न हो जाए, इसलिए मैंने छड़ी का एक हिस्सा काट दिया था। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल ने सिंहासन की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इसी व्यक्ति ने हीरा चुराया है। जादुई छड़ी तो केवल एक बहाना थी, असली जादू तो मनोविज्ञान का था। अकबर हंस पड़े, बीरबल,
तुमने तो मन की चाल पढ़ ली। यह बुद्धि वास्तव में नायाब है। 5वां भाग, चोरी की कहानी और हीरे की वापसी। हमीदुल्लाह अब टूट चुका था। उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया, पिछले महीने मैं बहरामपुर गया था व्यापार के सिलसिले में। वहां मुझे वह हीरा दिखाई दिया। मैंने रईसुद्दीन के महल में मेहमान बनकर प्रवेश किया और मौका पाकर हीरा चुरा लाया। मैं जानता था कि वह अनमोल है, लेकिन मैंने उसे दिल्ली के एक गुप्त तिजोरी में छिपा दिया था। मैं उसे बेचना चाहता था, लेकिन डर के कारण अब तक चुप था। हीरा जब दरबार में लाया गया तो रईसुद्दीन की आंखों में आंसू थे। वह जमीन पर झुककर बोला, बादशाह सलामत। बीरबल की बुद्धि को मेरा सलाम। आपने हमारे राज्य की अस्मिता बचा ली। अकबर ने आदेश दिया कि हमीदुल्लाह की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे राज्यद्रोह का दोषी ठहराकर कठोर दंड दिया जाए। 6ठा भाग, बीरबल का सम्मान। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार नहीं, बुद्धि भी राज्य की रक्षा कर सकती है। इसीलिए बीरबल को मैं राजबुद्धिरत्न की उपाधि देता हूं। दरबार में तालियों की गूंज उठी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। सच्चाई को सामने लाना हमारा कर्तव्य है। निष्कर्ष, यह कहानी न केवल बीरबल की असाधारण चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि झूठ, भय और अपराध चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई की तेज रोशनी में छिप नहीं सकता। बीरबल ने कोई जादू नहीं किया, उसने केवल इंसानी मन की कमजोरी को समझा और उस पर चाल चली। हम सीख सकते हैं कि संकट का समाधान केवल ताकत से नहीं, बुद्धि से भी किया जा सकता है। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर ही उसे पकड़वाता है। सच्चाई की विजय अंततः निश्चित होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में विशेष स्थान रखती हैं। जहां अकबर अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए जाने जाते हैं, वहीं बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्यबोध उन्हें हर परिस्थिति में सबसे अलग बनाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने एक रहस्यमयी साजिश को उजागर कर न केवल एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया, बल्कि दरबार की गरिमा भी बनाए रखी। पहला भाग, एक नई चुनौती। एक दिन दरबार का वातावरण सामान्य था। मंत्रीगण, दरबारी और अन्य कर्मचारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी दरबार का मुख्य द्वार तेजी से खुला और 2 सिपाही एक किसान को घसीटते हुए भीतर लाए। किसान फटेहाल था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिपाही ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति शाही खजाने से चोरी करने के संदेह में पकड़ा गया है। अकबर चौकन्ने हो गए। शाही खजाना? यह कैसे संभव है? पूरी सुरक्षा होती है वहां। सिपाही बोला, हुजूर, कुछ दिन पहले खजाने से एक बहुमूल्य हार गायब हुआ। खोजबीन के दौरान यह व्यक्ति खजाने के पास मंडराता पाया गया। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम खजाने के पास क्या कर रहे थे? किसान कांपते हुए बोला, मेरा नाम रामू है, महाराज। मैं तो सिर्फ महल के बाग में घास काटने गया था। मैंने कुछ नहीं चुराया। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी बोले, जो पकड़ा गया है वही चोर होता है। इसके चेहरे से ही छलक रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो पूरे समय ध्यानपूर्वक किसान को देख रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि इजाजत हो तो मैं इस मामले की जांच स्वयं करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह किसान दोषी है। मामला कुछ और है।
अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान यदि तुम सच्चाई सामने नहीं ला सके तो किसान को चोरी के आरोप में दंडित कर दिया जाएगा। दूसरा भाग, तहकीकात की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की जांच की। उन्होंने उस स्थान को देखा जहां से हार गायब हुआ था। वहां कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, ना ही ताले टूटे थे। इसका अर्थ था कि जिसने भी चोरी की थी वह अंदर का आदमी था। इसके बाद बीरबल ने उस समय महल में उपस्थित सभी कर्मचारियों की सूची मंगवाई। उन्होंने ध्यान दिया कि घटना के समय सिर्फ 4 सेवक वहां मौजूद थे, माली, रसोइया, अंगरक्षक और एक महल कर्मचारी जिसका काम सामान पहुंचाना था। बीरबल ने चारों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछताछ की। सभी ने यही कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और रामू ही संदेहास्पद था। बीरबल को एक बात खटक रही थी, हर कोई रामू को ही दोषी ठहरा रहा था, जबकि उसके पास महल के अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं था। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। तीसरा भाग, बीरबल की चाल। बीरबल ने एक दिन के भीतर ही अफवाह फैलवा दी कि शाही खजाने में एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर रखा गया है जो उस व्यक्ति की पहचान बता देता है जिसने चोरी की हो। यह पत्थर चुपचाप उस चोर की जेब में जाकर चिपक जाएगा और उसे रात में सपने में शाही सिंहासन का दृश्य दिखाई देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई। अगले दिन बीरबल ने चारों संदिग्धों और किसान रामू को दरबार में बुलाया और एक एक को अलग कमरे में बैठा दिया। उन्होंने कहा, तुम पांचों में से कोई एक चोर है और शाही पत्थर आज रात तुम्हें अपने सपने में बादशाह के सिंहासन पर देखेगा। जो झूठ बोलेगा वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद बीरबल ने अपने एक गुप्तचर को सभी के सोने के कमरे में तैनात कर दिया, जो यह देखता रहे कि कौन व्यक्ति रात में बेचैनी से जागता है, करवटें बदलता है या डर के मारे नींद में बड़बड़ाता है। अगली सुबह जब पांचों को फिर से दरबार में लाया गया तो बीरबल ने एक एक से उनके सपने के बारे में पूछा। माली बोला, हुजूर, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो गहरी नींद में सोया था। रसोइया ने कहा, मैंने एक नदी का सपना देखा। अंगरक्षक बोला, मैंने सपना देखा कि मैं युद्ध में लड़ रहा हूं। महल कर्मचारी बोला, मैंने सपना देखा कि मैं शाही सिंहासन की सफाई कर रहा हूं। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो प्रमाण चाहिए था। सब चौंक गए। चौथा भाग, सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने महल कर्मचारी की ओर इशारा कर कहा, यही है असली चोर। अकबर चौंके, तुम कैसे इतने निश्चित हो सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जिसने सपने में शाही सिंहासन देखा। बाकी चारों ने सामान्य सपने बताए या कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यही वो था जो हमारे फैलाए गए अफवाह में फंस गया। उसने मान लिया कि सपने में सिंहासन आना चोर होने की निशानी है और इस डर में उसने अपने ही शब्दों से खुद को फंसा लिया। दरबार में खलबली मच गई। महल कर्मचारी का पता हुआ बोला, माफ कर दीजिए हुजूर, मैं गलती कर बैठा था। मैंने हार चुराकर उसे एक गड्ढे में छुपा दिया था। मैं जानता था कि किसान रामू तो बेचारा है, लेकिन मैंने उसी को फंसा दिया ताकि किसी को शक ना हो। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कर्मचारी को तुरंत बंदी बना लिया जाए और छिपाया गया हार बरामद किया जाए। कुछ ही समय में हार लाकर दरबार में पेश किया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से होता है। पांचवा भाग, किसान का सम्मान। किसान रामू अब तक चुप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन शुक्र है कि बीरबल ने सच्चाई को उजागर कर दिया।
अकबर ने किसान को 5 बीघा जमीन, एक घर और आजीवन आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। रामू ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं हमेशा आपके और बीरबल के ऋणी रहूंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां सच्चाई होती है वहां डर की कोई जगह नहीं होती। छठा भाग, बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, आज के बाद तुम्हें न्यायरत्न की उपाधि दी जाती है। तुमने न केवल एक निर्दोष को बचाया बल्कि हमारी शासन प्रणाली की गरिमा भी बनाए रखी। दरबार में तालियों की गूंज उठी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बादशाह की सेवा में हूं, जो सच्चाई को पहचानते हैं और न्याय को महत्व देते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छुपी हो, बुद्धि और धैर्य से उसे बाहर लाया जा सकता है। किसी पर शक करना आसान है, परंतु सही जांच ही न्याय की पहली शर्त है। झूठ बोलने वाले को सबसे ज्यादा डर खुद के मन से लगता है। बीरबल की इस रहस्यमयी योजना ने न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि दरबार को भी सीख दी कि विवेक से लिया गया निर्णय ही